अस्सलाम वालेकुम। ओपीडी ऑनलाइन के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़मीन अल्ताफ़। नाज़मीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा दिन है और यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे से रमज़ान गुजार रहे होंगे इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी। नाज़मीन, आज हम बात करेंगे चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से। मेन टाइप होती है चेस्ट इन्फेक्शन की ब्रोंकाइटिस और नमोनिया। ब्रोंकाइटिस होता है बिकॉज ऑफ वायरस एंड नमोनिया होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, जो फर्दर स्प्रेड होता है कफ से और स्नीज से। तो आज हमारे साथ हम इन तमाम चीज़ों को बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अताउर रहीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, कैसे गुजर रही है आपकी रमज़ान? सबसे पहले जी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, अभी तक पता नहीं चला। बिल्कुल ये अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह। है जी। तो डॉक्टर साहब, एज़ यू नो, आज हमारा टॉपिक है चेस्ट इन्फेक्शन के हवाले से। तो सबसे पहले मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ नमोनिया? देखिए मैं चाहूँगा नाज़मीन थोड़ा नमूनिया पे भी हम बात कर जी लेते हैं, बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है। नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस जी है, एज़मा, दमा जो बहुत बिल्कुल ज़्यादा कॉमन है। ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हमें देखने आती है हर एज ग्रुप के अंदर। बच्चों में अगर हम नमूनिया की बात करें, जैसे आपने नमूनिया से स्टार्ट लिया, तो मैं अगर नमूनिया पे ही बात करूँ तो नमूनिया जो है बेसिकली है क्या, सही इसको समझने की ज़रूरत है। हमारी जो सांस की नालियाँ हैं, जी जो मेन है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, इसके बाद ये दो हिस्सों में ब्रांचेस हैं बड़ी इसकी, और उसके बाद फिर छोटी ब्रांचेस में ये कन्वर्ट होती है। फाइनली जो इसका एंड है जी वो एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एल्वोलाई कहते हैं। ये सैक्स होते हैं और बेसिकली जो भी ऑक्सीजन एक्सचेंज है, यानी ऑक्सीजन का इनहेल करना और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, तो ये जो सही गैस का एक्सचेंज है, ये गैसेस एक्सचेंज उस एल्वुलाई के अंदर होता है। वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है, बेशुमार मिकदार में दोनों है तरफ होते हैं लंग्स में। अच्छा और यही मेन एरिया है जिसमें एक्सचेंज होना है। सही किसी भी वजह से अगर इस एक्सचेंज एरिया जहाँ पे एक बैलून को अगर हम एग्जांपल समझ लें और उसमें गैस एक्सचेंज होनी थी, ऑक्सीजन अंदर जानी थी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस बाहर निकलनी थी, सही लेकिन इस एक्सचेंज एरिया के अंदर अगर फ्लूइड आना शुरू हो जाए, अगर म्यूकस सेक्रीशन जिसे हम कहते हैं, बलगम समझ लें आम तौर पे, या लिक्विड है जो कि हमारे नाक से लेके जी इस एल्वुलाई तक मौजूद होता है, एक लाइनिंग है जिसे हम म्यूकस लाइनिंग कहते हैं, उसमें सेक्रीशंस अगर बढ़ जाएं तादाद, तो और वो लेयर जो है और फ्लूइड भरना शुरू हो जाए इन बैलून्स के अंदर, तो क्या होगा, जो स्पेस है जहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होनी है वो कम होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा शुरू होगी। ठीक है डॉक्टर साहब। जी सबसे इम्पोर्टेंट एस्थमा जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका जी है, तो एस्थमा क्या है और क्यों होता है? जी बिल्कुल, मैं एस्थमा पे भी आ जाता हूँ। जी अब बस सिर्फ ये इस चीज़ को बताते चलें कि नमूनिया में जो कॉमनली बात करें हम, तो नमूनिया जो जी है बच्चों, बूढ़ों और यंग एज किसी भी उम्र में भी हो सकता है। इसकी सही तीन मेन वजूहात हैं। या तो ज़्यादा कॉमन जो है वो बैक्टीरियल है, यानी किसी जरासीम की वजह से हुआ हो, कोई वायरस है, वायरस की वजह से भी नमूनिया हो सकता है, उसके सही अलावा कोई पैरासाइट हो। ठीक है इन तीन वजूहात की बिना पे अमून नमूनिया कॉज होता है और इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। सही अगर वायरल है तो वायरल एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, और अगर पैरासाइटिक ड्रग हैं तो भी फिर एंटी पैरासाइटिक ड्रग्स दी जाती हैं। जहाँ ठीक तक है आपने एज़मा की बात करी, दमा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। बिल्कुल और अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे इन इन एल्वुलाई की, इन एयर सैक्स की, इन एयर सैक्स के से पहले जो कुछ जो पाइप का हिस्सा आ रहा है, यानी ये जो मेन ब्रांच, मेन ट्रैकिया है हमारी जी सांस की नाली, फिर जैसे अभी हमने कहा कि बाइफरकेट हो जाती है दो हिस्सों में, और फिर बिल्कुल एक दरख्त की तरीके, शाखों की तरीके से ये पूरे लंग्स में फैली हुई है। सही ये बेसिकली क्या है, ये इस तरह के, जैसे बॉल पेन है, इसकी मैं अगर बात करूँ, ये पाइप की तरह है, ये तमाम पाइप्स हैं, मज़ीद बारीक होते चले जाते हैं। अब होता क्या है कि किसी भी वजह से इन पाइप में सिकुड़ाव आ जाए, यानी दबाव आ जाए, जिसकी वजह से इनका जो अंदर का साइज़ है, जो ल्यूमेन है, वो छोटा हो जाए, तो ऐसी सूरत में आपको सांस खींच के लेनी पड़ेगी, दिक्कत से लेनी पड़ेगी। तो इस पूरी कंडीशन को एज़मा कहते हैं, यानी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू ब्रोंकोस्पैज़म, यानी जो सांस की नालियाँ उसमें स्पैज़म हो जाना सुकड़ाव की वजह से। ये एक इसकी मतलब डेफिनेशन है। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप मैं कॉलर ले लूँ अगर आप चल माइंड में जी कर जी दो। जी 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 अस्सलाम जी वालेकुम, कौन हमारे साथ है? हेलो। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? किरण इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी किरण, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब के लिए? जी मेरे फेस पे ना, और मेरा फेस बिल्कुल साफ है, उसके तिल बढ़ रहे हैं, ब्लैक तिल भी है, ठीक है। तो इसका कोई हाल बता दो। क्या तिल चीज़ है फेस पे? तिल है किरण, आपके फेस पे सिर्फ तिल हैं?
हाँ जी, तिल बढ़ रहे हैं फेस पे। अच्छा, तिल बढ़ रहे हैं, वक्त के साथ जो है इनमें इजाफा हुआ है अभी कुछ अरसे में, अगर पूछा जाए तो? हाँ जी। जी, अच्छा, ठीक इतनी है। उम्र कितनी है बस ये बता दें। 23 साल। नहीं, आपकी एज क्या है किरण? 30 साल, ठीक 30 है। साल, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा खैर देखें किरण, आपका जो सवाल है जी। बिल्कुल वैलिड है कि ये तिल जो हैं इस एकदम से या एक ख़ास कोई कभी ऐसे नोटिस में आता है कि ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो चेहरे पर हो गए या जिस्म के जी। किसी और हिस्से पे जो है वो तिल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जो है बहरहाल टेस्ट भी करवाए जाते हैं मुख्तलिफ, और स्किन के डॉक्टर्स ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं कि वो इसको सही तरीके से आपको बता सकें जो भी आपके एरिया में मौजूद हैं। बहरहाल जो एडवाइस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इस प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकती हैं इन तिल के हवाले से। सिर्फ एक जनरली बात बता दूं कि तिल का बढ़ना जो है इसकी जो मेन वजूहात में है तो ब्लड डिस्क्रेजिया जिसे हम कहते हैं, यानी खून में कुछ ख़राबी पैदा हो जाना खून के खलियों में, उसकी वजह से भी होता है, और यानी एलर्जिक टाइप भी होता है। दूसरा ये कि स्किन की अपनी इटसेल्फ ये एक तरीके की डिज़ीज़ की तरह है। इसमें जहन में रखना चाहिए कि तिलों का जो कलर है वो उस पर बहुत ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए कि उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सही। तो इससे जो है मुख्तलिफ कंडीशंस का पता चलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब, अब बात हो रही है अस्थमा की, तो अस्थमा क्या लाइलाज मर्ज है या इसका कोई इलाज भी है? लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अबीब रहमान बात कर रहा हूँ, नाथ कराची से। जी सर, क्या सवाल है? जी हमारी वाइफ है, तो 30 साल उम्र है उनकी। जी। तो ये माशाल्लाह 2 बच्चे फौत हो गए, 4 बच्चे माशाल्लाह हयात हैं। 2 ऑपरेशन से, कोई बड़े ऑपरेशन से, बाकी नॉर्मल हुआ। जी। तो इनके जिस्म में तकरीबन कुछ साल 1.5 साल हो गया, बहुत बरम रहती है, बहुत बरम। ठीक है। बहुत ज्यादा बरम रहती है, यानी पिंडलियों पे, बाजू पे, यानी यूँ समझे पूरे जिस्म पे बरम रहती है। यानी वजन बढ़ रहा है दूसरे मानों में अगर कहा जाए तो? जी, वजन भी बहुत बढ़ रहा है, और खास तौर पे जो है ना ये बरम ऐसी होती है जैसे जगह जगह मतलब अगर फूल जाना। ठीक है। इस तरह से बरम, और नस पे नस ज्यादा चढ़ती है टांगों पर। अच्छा, ब्लड प्रेशर या शुगर का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, ये चेक करवाया था, ब्लड प्रेशर भी नहीं है और ये शुगर भी नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं चाहूँगा हबीब साहब इस प्रोग्राम के बाद आधे घंटे बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे, कुछ एक आज और आपसे डिटेल्स में मालूम करूँगा, उसके बाद आपको एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ऑलराइट, यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम वसीम है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मेरी जो मिसेस हैं ये रात में जो है ना ये खराटे वगैरह बहुत लेती हैं, मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे सांस में भी थोड़ी सी जो है ना ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। तो वैसे जब नॉर्मल होती हैं तो उस वक्त सांस बिल्कुल सही हो रहा है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिस वक्त सोने के नींद बाद में होती है तो उस वक्त जो है वो मतलब और हमेशा नहीं होता ऐसा, अक्सर होता है, मतलब कि खराटे जब लेती हैं तो सांस भी इनकी जो है ना वो इस तरह चल रही होती है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है इनको सांस लेने में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा, मैंने बज़ाहिर कोई शिकायत तो उन्होंने नहीं की कि सांस फूलती है या सांस लेने में दिक्कत, ऐसा नहीं है, लेकिन सिर्फ नहीं, आपने कहा कि खर्राटे जो है वो लेती हैं फ्रिक्वेंटली। किया वैसे नॉर्मल लाइफ में तो मतलब वॉक भी करती हैं, शाम में ठीक है। चलती फिरती भी हैं, लेकिन सिर्फ सोने के टाइम पे जो है ना जरा ये प्रॉब्लम है इनको। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक बहुत है। शुक्रिया। जी सर। वसीम साहब देखें, खर्राटे का जो अमल है ना बेसिकली ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। अब कुछ लोगों में ये ज़्यादा होता है और बाज़ औक़ात बिल्कुल कुछ में बिल्कुल भी नहीं मिलता पूरी ज़िंदगी। अच्छा, इसका अमूमन जो है ना ये होता क्यों है, ये जो हमारी पोस्चरल चेंजेस जिसे हम कहते हैं, गर्दन की डायरेक्शन जो है सोते वक्त अगर वो सही नहीं है और आगे की तरफ बेंडिंग हुई भी है, अमूमन जो देखा गया है आगे की तरफ अगर बेंडिंग है तो अमूमन खर्राटे कम देखने में आएंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर आपने स्ट्रेचिंग ओवर गर्दन स्ट्रेच हो गई यानी पीछे की तरफ होगी और आप कोई भी सो रहा होगा ऐसी सूरत में और जिसमें गर्दन पीछे की तरफ होगी, तो खर्राटे में एक्चुअली होता क्या है कि नाक के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के समझ लें फ्लैप्स टाइप के होते हैं और बाज़ वक़्त ऐसी डायरेक्शन हो जाती है जिसकी वजह से फ्लैप्स जो हैं वो साउंड करना शुरू कर देते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, बहुत आगे की शुक्रिया। तरफ गर्दन झुकाएंगे, थोड़ा बैंड रखवाएंगे या आप तकिया ऐसा रखें तो फिर खर्राटे नहीं आएंगे अमूमन। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था अस्थमा क्या लाइलाज मर्ज है या इसका कोई इलाज भी है, लेकिन यहाँ टाइम हुआ है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हो ओपीडी ऑनलाइन। और आज हम बात कर रहे हैं सीने के अमराज में, यानी हम बात कर रहे हैं अभी अस्थमा पे, जो मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया था कि अस्थमा क्या लाइलाज है या इसका कोई इलाज भी है। जी डॉक्टर साहब। देखिए, अस्थमा यानी दमा जो है, अगर एक दफ़ा डायग्नोस हो जाए किसी को भी, बच्चा हो या बड़ा हो, जी। कि आपको एस्मा है, डॉक्टर ने अगर डायग्नोज किया तो ये जहन में रखें। और वो ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ टेस्ट की बुनियाद पे करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन और टेस्ट पे। तो ऐसी सूरत में याद रखें कि एस्मा जो ये बीमारी है, ये लाइलाज तो नहीं कहूँगा, इसको यूँ समझ लें कि ये इसका ट्रीटमेंट ऐसा कोई नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि 2 साल से आपको थी और आप ये 1 महीने तक दवाई खाएंगे उसके बाद फिर अब एस्मा से आपको निजात मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सही। जिस तरह डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, या ये एस्मा की हम बात करें या जोड़ों के दर्द की बात करते हैं, ये तमाम मैनेजेबल डिजीज़ हैं। 2 किस्म की डिजीज़ होती हैं दुनिया में, एक ट्रीटेबल है जिसका इलाज हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन एक है कि आपको बार बार अगर आप जब तक दवाई इसका इस्तेमाल करेंगे, एहतियात करेंगे, तो आप उस चीज़ से महफूज रहेंगे, उसके अलामात में कमी रहेगी। लेकिन जब अगर फ़र्ज़ करें अद्वियात आप छोड़ते हैं या वो एहतियात छोड़ते हैं, तो ऐसी सूरत में दोबारा फिर हो जाएगा। तो ये मैनेज किया जा सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है एस्मा। सही है, ठीक है। हम या डॉक्टर साहब, दूसरा मेरा सवाल है कि जब एलर्जी होने लगती है तो सांस फूलने में दिक्कत होती है। जी देखिए, अभी मैं एस्मा ही के हवाले से बताता चलूँ कि एस्मा जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। माइल्ड है, यानी इसकी सीवियरिटीज़ हैं, माइल्ड है, हल्का और मॉडरेट होना, दरमियाना, और शिद्दत इख्तियार कर जाए तो सीवियर टाइप ऑफ एस्मा। इसमें जो सबसे कॉमन कॉज है, जो ज़्यादा अब प्रिवेल करती है बच्चों में भी और बड़ों में भी, वो है एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस्ड एस्मा, जिसे आरिया भी कहते हैं। यानी कि किसी भी वजह से आपके एलर्जेंस, ऐसी कोई चीज़, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो मिट्स हो, कोई भी ऐसी पार्टिकल्स हों, वो जाएं और उसके बाद फिर वो जो आपकी सांस की नालियां हैं उसमें सुकड़ाव पैदा करें, यानी एक हाइपर रिस्पॉन्सिव होती है। एक्चुअली होता क्यों है, सबको डस्ट क्यों नहीं वो कर रही होती, बिल्कुल। कुछ पेशेंट्स के अंदर एक चीज़ डेवलप होती है जिसे कहते हैं हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, यानी ज़्यादा हसासियत पैदा हो जाना। अब इन सांस की नालियों में अगर हसासियत बढ़ जाएगी तो ऐसी सूरत में कोई भी एलर्जिन, कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी चीज़ फॉरेन बॉडी अंदर आएगी सांस के ज़रिए, तो ये जो नालियाँ हैं ये सुकड़ाव पैदा करेंगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। हाँ जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर मुझे रही है? ये पूछना है। हेलो डॉक्टर, जी जी, मुझे ये पूछना है कि मुझे यूरिक एसिड मेरा एक था, बढ़ा हुआ था। जी जी, हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है मुझे आपकी। यूरिक एसिड एक बढ़ा हुआ था, हाँ एक था, लेकिन मैंने परहेज बहुत किया, गोलियां खाई तो मेरा 4 हो गया। ठीक है, तो ये क्या, ये 4 है मेरा, अब मेरा 4 है। हाँ, अब मैं परहेज करूं कि छोड़ दूं इसको? अच्छा। और दूसरी बात है कि गोलियां खाऊं कि नहीं खाऊं इसकी, ठीक है। बस ये बता रही मेरे को। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा, वो एक्चुअली तो ये है कि वो टीवी वॉल्यूम जो है थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जिसकी वजह से इको प्रोड्यूस होता है। यास्मीन, जैसे आपने कहा कि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहा और आपने उसके लिए मेडिसिन यूज़ करी, अब उसके बाद जो है आप बेहतर महसूस कर रही हैं, तो आपका सवाल यही है कि इसको क्या अब मेडिसिन रोकी जाए नहीं और एहतियात? देखें, एहतियात तो थ्रू आउट ज़िंदगी करनी है। यूरिक एसिड आपकी बॉडी में अगर एक्यूमुलेट हुआ, इसका मकसद ये है कि जो एक बैलेंस नॉर्मल लाइफ में बरकरार होता है कि जिसमें यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होना और उसका बाहर निकल जाना, ये लेवल अगर मेंटेन रह रहा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती सिम्टम्स। लेकिन किसी भी वजह से चाहे इसका अखराज जो है वो स्लो हो जाए या इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो ऐसी सूरत में यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा होता है, तो आपको एहतियात तो करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल्स लिमिट में आ चुका है, नॉर्मल लिमिट में आया, तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर सकते, जिनको आप दिखाती हैं, लाजमी वो आपको ये एडवाइस करेंगे कि अब आप मेडिसिन छोड़ दें और फिलहाल सिर्फ एहतियात पे रखें। अगर ज़रूरत महसूस होगी तो दोबारा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं सैयद उमर बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी सर, क्या सवाल है? सवाल ये मेरा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब, मेरा बेटा है हाशिर, उसकी एज है अराउंड अबाउट 9 and 10 ना। ये फ्रॉम द लास्ट 1.5 month से उसको यानी किस्म की खांसी आती है, बहुत ज्यादा शदीद। कभी खुश खांसी हो जाती है, कभी उसके साथ बला 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 का मुहावरे आते हैं। तो एक हफ्ते पहले मैं उनको
ले गए थे यहाँ पर हॉस्पिटल, तो उन्होंने कुछ एडवाइस दी थी, ये ब्रोनिकल डी सिरप और एस्टमा, उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा असरात है कि एस्टमा है, लेकिन बजाय तो वो ठीक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत भी अच्छी है, लेकिन वो थोड़ा ये कि कमजोर सा है, लेकिन अभी बुखार वगैरह कंट्रोल है, लेकिन खांसी जो है बहुत ज्यादा होती है। तो आपसे कंसल्ट करना था कि इसके लिए कोई। ठीक है, 9 से 10 साल उम्र आपने बताई? 9.5। ठीक है, 9.5, ठीक है, 9.5 साल उम्र है, ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखें उमर साहब, बात यह है कि खांसी हो जाना और वक्ती तौर पे सांस में दिक्कत पैदा होने का मकसद ये नहीं होता हर किसी, चाहे वो बच्चों में हो या बड़ों में, कि उनको दमा हो गया है। एक बात जहन में रख लें, यानी कि जाहिर सी बात है खांसी हो रही है, इसका मकसद ये है कि बलगम ज़्यादा बन रहा है। जिनको अगर बलगमी खांसी हो रही है, प्रोडक्टिव जिससे कफ कहते हैं हम, म्यूकस सेक्रीशन ज़्यादा बन रही हैं और वो एक्यूमुलेट हो रहा है, वो फ्लूइड जमा हो रहा है, उसकी वजह से खांसी हो रही है। तो ऐसी सूरत में आपको सांस लेने में थोड़ी वक्ती दिक्कत होगी। इसका मकसद ये नहीं होगा कि आपको दमे का प्रॉब्लम हो गया या आप एजमेटिक हो गए। बच्चों में कफ हो जाना, चाहे वो ड्राई कफ हो, खुश्क खांसी हो या प्रोडक्टिव कफ हो, ये बहुत कॉमन है। और उसके लिए वो मेडिसिन भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, चाहे वो एंटी एलर्जी हो या कुछ एंटीटसिव्स या एंटीबायोटिक भी देते हैं। ऐसी सूरत में इसका मकसद ये नहीं होता कि वो दमे के मरीज़ हो गए, ये बात ध्यान रख लें। एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस की जब मैं बात करता हूँ, एलर्जी की वजह से दमे, अगर बार बार एलर्जी होगी, अगर बच्चों में ख़ास तौर पे या बड़ों में बार बार एलर्जी होगी जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत पैदा होगी, तो ऐसी सूरत में चांसेस हैं कि दमा हो जाए, अगर ये चीज़ परसिस्टेंट रहे और इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। बस ये चीज़ ध्यान में रखें। आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिएगा उमर साहब, तो मैं आपको मेडिसिन अगर बच्चे को वो दे रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो मैं एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं गुलाम अब्बास बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी क्या सवाल है आपका? अच्छा मेरा ये सवाल था कि ये मुझे है वैसे डस्ट एलर्जी है, ये वीट के सीजन में मुझे ये अस्थमा का और ये सांस का प्रॉब्लम बनता है। जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से पूछना सिर्फ ये था कि क्या ये अस्थमा या दमा ये आगे मोरूसी चलता है, आगे बच्चों को भी कन्वर्ट होता है, या सिर्फ पेशेंट तक ही रहता है? जी अच्छा सवाल है आपका। देखिए गुलाम अब्बास साहब, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रांसफरेबल हो, यानी ट्रांसफ़र कर जाए एक दूसरे से। इसमें ऐसे कोई जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि एलर्जी की जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशंस होती हैं, यानी कि किसी को वालिदैन को अगर एलर्जी के प्रॉब्लम रहती हैं तो बच्चों में चांसेस होते हैं कि उनको एलर्जी हो फ्रिक्वेंटली। क्योंकि एंटीबॉडीज़ का इशू आता है, इसमें असल में बॉडी की इम्यूनिटी का आ जाता है। तो अगर बॉडी इम्यूनिटी डेवलप ना हुई हो ढंग से या तरीके से ना हो, या आगे कमज़ोरी हो किसी वजह से, तो ऐसी सूरत में जब क़ुव्वत मदाफ़ियत आपकी कम होगी तो कोई भी एलर्जिन, कोई भी चीज़, डस्ट जो है वो आप उसके ख़िलाफ़ जो है बॉडी ज़्यादा रिस्पॉन्स कर सकती है। ठीक है, अच्छा, यानी हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस की हम बात करते हैं ना दमा में। तो अब डस्ट, जैसे आपने कहा कि बच्चों में या किसी, यानी ये कॉमन है कि डस्ट एलर्जी हो जाना, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसके लिए एंटी एलर्जी ड्रग्स का इस्तेमाल की जाती हैं। दमे के हवाले से पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक ड्रग हम इसमें नहीं देते, ना ही ज़रूरी है कि वो पेशेंट जो है वो एस्मेटिक हो गया। ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? नहीं, मुझे ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी कि मुझे तकरीबन 1 माह होने वाला है जी, खांसी है और मुसलसल मुझे खांसी है कि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा मुझे शुरू हो जाती है, जब मैं उठती हूँ 7 से 8 बजे का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा मुझे खांसी लगती है। ठीक है, और खांसी जो है खुश्क है आपको? जी जी, तो इस वजह से ना मुझे, और नजला भी मुझे बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और नजला भी ज्यादा रहता है। जी जी, और तकरीबन एक्चुअली प्रॉब्लम वो आ रहा है, टीवी वॉल्यूम जो है आपने उसका खोला हुआ है, टीवी का वॉल्यूम उसको कम रखा करें प्लीज जब कॉल करें। बिल्कुल, आप तमाम कॉलर से रिक्वेस्ट है जब भी आप कॉल करें प्लीज अपना टीवी का वॉल्यूम कम रखा करें, अदरवाइज आप ही को प्रॉब्लम होती है और हम आपको क्वेश्चंस को सही तरह समझ ही नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब, जो ये कंप्लेन करी खांसी की, तो बहुत लोगों को खांसी का बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है, वो क्या वजह है? अच्छा देखें, जैसे इन्होंने कहा ज़ैनब ने कि इनको कफ रह रही है और कफ की इसमें ना इनको बार बार जो है वो नज़ला और ज़ुकाम ज़्यादा रहता है।
एक बात जहन में रखें कि जो हमारा निज़ाम तनस्सुब रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे आप कहते हैं, तनफ़ुस कहलाता है, ये नाक से शुरू हो रहा है और पीछे की तरफ, यानी हमारे हलक का जो दीवार नज़र आती है, जिसको अगर हम हलक खोलते हैं और पीछे की तरफ जो रेड हिस्सा नज़र आता है, ये वहाँ से होते हुए एयर जो है फिर ये सांस की नाली में आती है, जो कि सामने होती है। सांस की नाली ये सामने होती है, ये खाने की नाली नहीं होती जो बिल्कुल सामने नज़र आ रही होती है, या ये हिस्सा जो नरखरा जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया कहते हैं, ये सांस की नाली। होता क्या है कि इसमें बार बार जब नज़ला हो रहा होता है तो वो नज़ला सिर्फ खाली, यानी आपके जो म्यूकस सेक्रेशंस होती हैं वो साफ, वो क्लीन नहीं होती, उसके अंदर आपके एलर्जेंस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस भी हो सकते हैं। वो मुस्तकिल तौर पे जहाँ जहाँ पर वो अगर स्टकअप होते हैं, वो या तो स्टकअप हो या वहाँ से गुजर रहे हो, तो ऐसी सूरत में वो इरिटेट करते रहते हैं, जो कि नुकसानदेह साबित होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे अभी जब बात हो रही है खांसी के हवाले से, तो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं कफ सिरप्स, तो वो बच्चों को भी रेकमेंड करते हैं, बड़ों को भी करते हैं, तो उसमें कितनी अफादियत है? अच्छा देखिए, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात जहन में रखें कि अमेरिकन जो एसोसिएशन है फॉर एलर्जी पर्टिकुलरली, मैं उसमें अभी पढ़ रहा था जी। और रिकमेंडेशन है FDA की तरफ से कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में खांसी के शरबत जो है वो अवॉइड किए जाएं। अच्छा, ठीक है। ये उन तमाम मेरे ही कोलीग्स और डॉक्टर्स के लिए भी एक तरीके की मैं चाहूँगा कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि हम अवॉइड करें 2 साल से कम उम्र के बच्चों में खांसी के शरबत। अच्छा, खांसी के ओवरऑल, अब मैं बड़ों की बात कर लूँ, हमारे एक कंसेप्ट है कि जहाँ खांसी हुई आपस में एक दूसरे से पूछा, किसी ने कोई सिरप ले रहा था, कोई सिरप ले रहा था, वो मार्केट गए और फार्मेसी में जाके और उन्होंने वो खांसी का शरबत ले लिया। इवन हमारे यहाँ जो, क्योंकि फार्मासिस्ट प्रॉपर तो है नहीं, बहरहाल वो एडवाइस करते हैं ये वाले ले जाओ, बहुत अच्छा है, बहुत वही एडवाइस कर देते हैं। इवन अल्लाह माफ़ करे ये भी कहना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उनको ज़्यादा है वो ये वाला भी, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। खैर, खांसी के शरबत की जो अफादियत है अगर देखी जाए तो वो बहुत ज़्यादा कम है। मैं इसको परसेंटेज में डिफाइन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात जहन में रखें, वजह जब तक ख़त्म नहीं होगी कि खांसी क्यों हो रही है, उस वक्त तक ऊपरी तौर पे या वक्ती तौर पे इनको सिर्फ दबा देना इनके सिम्टम्स को मुनासिब नहीं है। बच्चों में 2 साल से कम उम्र के अंदर, 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों में अवॉइड किया जाए खांसी के शरबत, सिर्फ एंटी एलर्जी सिरप्स का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं इजाज बोल रहा हूँ लाहौर से। जी इजाज साहब, क्या सवाल है? सवाल ये है जी कि मेरी उम्र 80 साल है, वैसे मुझे और कोई तकलीफ नहीं, मेरी कमर में 2-3 साल से दर्द होता है, मैं अगर पेन किलर खाता हूँ तो फिर मेरी वो क्रिटनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, गुर्दे का मसला हो जाता है मुझे। अच्छा, वजन आपका ज्यादा तो नहीं है इजाज साहब? जब मैं चलता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द आ जाता है। ठीक है, आपका वजन जो है वो बढ़ा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है? मेरा वजन पहले से काफी कम हो गया, पहले मेरा 90 था, बेटी है जी। हाइट कितनी है आपकी? मेरी हाइट है तकरीबन 6 फुट। ठीक है, अच्छा देखें, और एज उम्र भी बता दें अपनी। 80 बताइए ना मैंने जी आपको पता है कितनी? सॉरी, एज क्या है आपकी सर? 80। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, एक चीज़ ये है कि वज़न को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक आपने कहा कि आपके कमर में दर्द रहता है, डेफिनेटली वक्त के साथ थोड़ा सा फ़र्क आता है कि जो हमारे मोरे हैं जो कमर के, उनमें कंप्रेशन आती है, जिसकी वजह से वो नर्व्स जहाँ से निकल रही हैं वो कंप्रेस होने लगती हैं और पेन होने लगता है। ऐसी सूरत में मेडिसिन भी एडवाइस की जाती है, वक्ती आराम मिलता है, उसके बाद फिर दोबारा होता है। चलना फिरना जारी रखें, एक्सरसाइज जारी रखें। अगर आपको दर्द कंटिन्यूस खुदा न खास्ता रहे तो ऐसी सूरत में आप मुझे कॉल कीजिए। अगर आप जो मेडिसिन ले रहे हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस कर लूँगा, और अगर कोई एडवाइस करनी हुई तो आपको वो एडवाइस भी हम दे देंगे। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं शो के आधे घंटे बाद। डॉक्टर साहब का नंबर कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सवाना नसीम है जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे गले में तकलीफ रहती है, जरा सा भी कोई ठंडा पानी पी लूं या कोई खट्टी चीज खा लूं तो बुखार भी आ जाता है, बस अक्सर ये रहता है। गले में मालूम तो कोई चीज साइड में फंसी हुई है, लेफ्ट साइड पे। उम्र कितनी है आपकी? शराबियत भी बहुत है, एसिडिटी भी बहुत है मुझे। उम्र कितनी है आपकी? 55। ठीक है। अच्छा, गला जो है ये स्वेलिंग भी होती है, आपने महसूस किया है या दिखाया है डॉक्टर को? नहीं, अक्सर बस यही है कि जैसे छाले से नजर आते हैं, वो छाले कभी हलक से जबान तक आ जाते हैं, एसिडिटी बहुत होती है। इसके अलावा मैं शुगर पेशेंट भी हूँ,
ठीक और है। ब्लड प्रेशर दोनों की दवा भी खाती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा शबाना आप मुझे जी प्रोग्राम के बाद आधे पौन घंटे के बाद आप मुझे कॉल कीजिएगा, तो मेडिसिन भी आपकी मैं डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद एडवाइस भी कर देंगे इंशाल्लाह, ताकि ये प्रॉब्लम जो रिपीटेडली होती है इसमें कमी आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। कुछ देर में डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद होगा। आज के शो में हम बात कर रहे हैं सीने के अमराज से। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए ओपीडी ऑनलाइन। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और आप देख रहे हैं ओपीडी ऑनलाइन और बात हो रही है सीने के अमराज की। डॉक्टर साहब, एक कॉन्सेप्ट है कि लोग कहते हैं कि इन्हेलर का अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको पूरी ज़िंदगी करना पड़ेगा, या स्टीरॉइड्स जो होते हैं उससे आपकी लेने से ग्रोथ रुक जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा देखें, दमे की जब हम बात करते हैं तो एस्मेटिक पेशेंट्स जो हैं मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं स्प्रेज। अच्छा, ये जो स्प्रे है, एक बात जहन में रखें कि स्प्रे ज़्यादा सेफ़ और बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप टैबलेट्स या मेडिसिन यूज़ करें। अच्छा, स्प्रे ज़्यादा महफूज और अच्छी चीज़ है, यानी जो एस्मेटिक पेशेंट्स के लिए। अब इसमें 2-3 किस्म के जो ख्यालात हैं लोगों के जहन में आते हैं कि जी एक दफ़ा अगर आपने स्प्रे यूज़ कर लिया तो अब आप ज़िंदगी भर उस चीज़ के हो गए। ऐसा नहीं है। एक बात जहन में रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ख़ास पीरियड था जिसमें आपको दमा हो रहा था या एलर्जी की वजह से दमा हो रहा था, और ऐसी सूरत में आपने कोई स्टेरॉइडल स्प्रे लिया है, तो वो जो अपना स्पेसिफिक अगर डोज़, हाँ इसमें सही होना चाहिए, डोज़ के साथ अगर आपने एक ख़ास ड्यूरेशन तक लिया तो ज़रूरी नहीं है कि दोबारा वो चीज़ ज़रूरत पड़े, गैप आ सकता है उसमें। अच्छा, दूसरा ये लोगों का ख्याल होता है कि जी ये इससे जो है वो ग्रोथ, जैसे आपने कहा कि रुक जाती है, बहुत लोगों का ख्याल है। देखें, एक बात याद रखें, अमूमन तो ऐसा होता नहीं है। 5 से 10% केसेस ऐसे देखने में आए दुनिया में कि जो स्टेरॉइड्स यूज़ करते आते हैं 20-20 साल, 25-25 साल, उनमें अगर डिफरेंस भी एज का आता है, जो हाइट का आता है, वो 1 सेंटीमीटर है मैक्सिमम, जो कि निग्लिजिबल है, यानी पता भी नहीं चले। ये तो मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस में जो कि बहुत रेयर है। मेजॉरिटी, अच्छा, और एक चीज़ ये कि कितने अरसे यूज़ किया जाए, क्या इस लोगों के जहन में आता है कि इफादियत ख़त्म हो जाती है अगर आप, चाहे वो मैं अगर नाम लूँ कि वेंटोलिन इन्हेलर्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, स्टेरॉइडल इन्हेलर्स हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, तो लोगों के जहन में आता है कि अब अगर ये इन्हेलर यूज़ करें तो ज़िंदगी भर जो यूज़ करें इसकी एफिकेसी में फ़र्क आ जाएगा। इसकी एफिकेसी में यानी असर में कभी फ़र्क नहीं आता। 5-5 साल, 10-10 साल लोग ज़िंदगी भर भी इस्तेमाल करते हैं, एफिकेसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सही। यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल करीम बात कर रहा हूँ मैडम, कराची से। जी सर, क्या सवाल है? साल के 12 महीने जो ना मेरा सीना जाम है, सीढ़ियों की आवाज़ आ रही थी, मैं इलाज करा के तंग आ गया हूँ। अच्छा, ये जाम से क्या मुराद है आपकी, क्या महसूस होता है? सीढ़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। हेलो। जी 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 सर, आप क्या कह रहे हैं, प्लीज रिपीट कर देंगे? सीना जो है ना अपना साल के 12 महीने जाम है, सीढ़ियों की आवाज़ें आती हैं, तो सांस लेने में बहुत तकलीफ है। सीना ब्लॉक है इनका पूरा। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें अब्दुल करीम साहब, वैसे मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद आप मुझे कॉल कर लें तो मैं आपसे मज़ीद 2-4 चीज़ें और जो अलामात हैं वो पूछ लूँगा रिलेवेंट, और वो फैक्टर्स के जिसकी वजह से बार बार, जैसे आपने कहा पूरे साल के 12 महीने वो जाम रहता है, यानी एलर्जी है आपको किसी वजह से, उसका मालूम करना चाहिए, और मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करके फिर आपको मेडिसिन भी एडवाइस कर दूँगा। बिल्कुल, आप डॉक्टर साहब को कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर, क्या सवाल है? मेरा यही सवाल है कि मेरा ना 8-10 दिन हो गए कि मेरा गला है ना, जैसे ही गोट नहीं पड़ते ऐसे दर्द होता है, और ना सांस लेने से थोड़ा सा तकलीफ होती है। सही। सिर्फ गले में निगलने में तकलीफ हो रही है या सांस में? हाँ जी, निगलने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 42 साल। अच्छा, साथ में बुखार तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, बुखार कुछ नहीं, नगला कुछ भी नहीं। ठीक है, सिर्फ निगलने में तकलीफ है, और कोई स्वेलिंग भी नजर नहीं आई? जैसे आपने आईने में भी देखते हैं लोग या रोशनी डाल के देखा कि गले में कोई फूला हुआ हिस्सा सामने की तरफ नजर आता है? रेड है। कोई एक साइड पर है?
हाँ जी, वो ऊपर ऊपर से नजर आता है, घर वाले तार रेड ठीक है, रेड होता, ठीक है। अच्छा ठीक है जफर साहब, मैं चाहूँगा वैसे आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर लें। हो सकता है टॉन्सिलाइटिस हो या फेरेंजाइटिस जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ हो रही हो। एक बात लेकिन जहन में रखें, अमूमन जब तक फीवर ना हो, ये मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ तमाम लोगों के लिए, कि गला अगर बच्चों में या बड़ों में अगर ये गला बढ़ा हुआ होता है और निगलने में तकलीफ हो तो पहले देखें फीवर तो आपको नहीं है। अगर फीवर नहीं है तो ऐसी सूरत में सिर्फ आप नमक के पानी के गरारे यानी गॉगल्स करेंगे तो ऐसी सूरत में आपको काफ़ी अफाका होगा। बजाय इसके कि छुट्टे ही आप जो हैं वो एंटीबायोटिक्स पर हम पेशेंट्स को डालते हैं, अमूमन अवॉइड करते हैं एक चीज़। दूसरा ये है कि सिर्फ बुखार उतारने की अद्वियात वक्ती तौर पे फीवर के लिए नहीं, पर्पज़ से यानी दर्द दूर करने की अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अगर सोजिश है तो उसमें कमी आ जाए। सही, ठीक है। इसके अलावा बाकी एंटीबायोटिक्स हैं, अगर डॉक्टर महसूस करेगा ज़रूरत होती है तो वो डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। यहाँ पे एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, मैं अशफाक कर रहा हूँ कराची से। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि जी मेरा बेटा है जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल है, सही, उसकी आंखों में हर वक्त पानी आता रहता है। अभी मैंने काफी सारे डॉक्टरों को चेक करवाया भी, उन्होंने यही बताया कि एलर्जी है, कोई एलर्जी का है, कोई इसका कोई हल है? कोई कहाँ पानी आता है उन्होंने बताया? सर कहाँ पानी आता है आपने क्या कहा? आंखों में। आंखों में, ठीक ओके है। ओके ठीक है। अच्छा वैसे निगाह में कोई इशू तो नहीं है, लाल तो नहीं रहती है? नहीं सर बिल्कुल ठीक है, निगाह चेक करवाई है हमने, वो ठीक है। ठीक है, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि कोई इस तरह को एलर्जी टाइप को है जिसकी वजह से काफी सारी हमने उसकी मेडिसिन भी यूज करवाई है लेकिन कोई फाका नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा वैसे तो परेशानी की कोई बात है नहीं। देखें आँख से पानी की ज़्यादा आना जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो हमारे ये लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो दोनों तरफ होते हैं आइज़ के, इनके जो ये जो गुदूद हैं ये सिक्रीट करते हैं पानी, ठीक है। और ये एक क्लियरिंग मैकेनिज्म है जिससे आँख अपने आप को मुस्तकिल साफ करती रहती है। अगर ये ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है तो ऐसी सूरत में भी सेक्रीशन ज़्यादा आ रही होती है, हाइपर लैक्रिमेशंस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एलर्जी भी हो सकती है, लेकिन एलर्जी अगर नॉर्मल क्लीन एनवायरनमेंट में है और कोई ऐसा कोई आपने डाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर भी आप प्रोग्राम के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं तो एक आध चीज़ मैं मज़ीद आपसे डिस्कस करने के बाद एडवाइस कर सकूँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर है, आप जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें सीने की बीमारियां मुख्तलिफ हैं और जिसमें अगर हम दमे की बात करें, नमूनिया की बात करें, ब्रोंकाइटिस जो स्मोकर्स हैं उसके अंदर बहुत कॉमन है। बच्चों में खांसी की कंप्लेन अक्सर रह रही होती है। तो ये वो तमाम चीज़ें जिसके लिए हमारा ये पर्पज़ है, ये जैसे हमने इंशाल्लाह कल भी हम इन चीज़ों पे ही बात करेंगे। इसके अलावा जब हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम ओपीडी ऑनलाइन है तो इट्स लाइक एन ओपीडी, ये बिल्कुल एक क्लिनिक की तरह है। आपके जो इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप समझते हैं और आपको ज़रूरत है, क्योंकि अभी क्लिनिक्स बंद भी हैं, ओपीडीज़ बंद हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं। इवन यहाँ इस प्रोग्राम के दौरान हो जाए बहुत अच्छी बात है ताकि आपका जवाब एड्रेस उसी वक्त हो जाए, वरना प्रोग्राम के बाद भी आप मुझे 1 घंटे तक कॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल भी मैं चाहूँगा नाज़मीन को हम बता जाएंगे कि कल भी इंशाल्लाह हम दमे के हवाले से, नमूनिया के हवाले से, बच्चों में खांसी के हवाले से, जो भी चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जो भी क्वेरीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो आज आप हमें वक्त की वजह से नहीं कर पाए कॉल, वो आप कल कर सकते हैं और हमसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। बात रही रमज़ान की, इबादत का महीना है, रहमतों का महीना है। आप सब लोग, तमाम लोग दुआएं कीजिए कि जो वबा आई हुई है कोरोना नाम की, वो अल्लाह ताला जल्द हमें इससे निजात दिलाए। आपसे होगी फिर कल मुलाकात, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम टॉपिक के साथ। तब तक मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।